नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आज बात करूंगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। हम एमपीपीएससी की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न कमीशनों का अध्ययन किया। उसी क्रम में आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानकारी लेना स्टार्ट करेंगे और इसका हम व्यापक रूप में अध्ययन कर रहे होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राइट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। तो पहला क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। आयोग का अधिदेश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित किया गया, राइट। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया। वर्तमान में 2019 में भी इसमें लेटेस्ट संशोधन किया गया। उसकी भी हम चर्चा कर रहे होंगे कि 2019 में इसमें क्या संशोधन किया गया, राइट। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझना है। 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के माध्यम से उसने सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की। यानी कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यानी सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की। मानव अधिकारों का मतलब ऐसे अधिकार जो मानव को मनुष्य होने के नाते मिले हैं, जिसका जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से कोई लेना देना नहीं, यानी उसे अधिकार इसलिए मिले क्योंकि ये मानव है। तो IMF, वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय देशों के प्रभाव से भारत में भी 1993 में अधिनियम के द्वारा, संसद के अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो भारत में जो संस्था है वो कैसी संस्था है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम से, एक्ट के माध्यम से इसका निर्माण किया गया, इसलिए हम बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। अगर क्वेश्चन आए कि एक संवैधानिक संस्था, तो कहेंगे गलत है, नहीं, एक वैधानिक संस्था, या कह दीजिए कि सांविधिक संस्था, यानी संसद के द्वारा बनाए गए कानून से निर्मित ये संस्था है। इसका वर्णन संविधान में नहीं है, राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि तो ह्यूमन राइट आप किसे कहेंगे? तो ह्यूमन राइट को यूरोप में कई विचारक है, जैसे रूसो है, अरस्तु है, प्लेटो है। ये जो विचारक हैं इन्होंने परिभाषित किया है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल है जिसने लिबर्टी की बात की। रूसो एक ऐसा विचारक था जिसने जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता और उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी से मानव अधिकारों का उदय हुआ। तो आपने समझा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा हुई। इसलिए क्या होता है कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके पास इसी रूप में मौजूद रहेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तत्पश्चात क्या होगा? इसके बाद 1993 में, ये अक्टूबर महीने की बात है, 1993 में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ और यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला थी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन के माध्यम से क्या निर्धारित किया गया? इस सम्मेलन के माध्यम से निर्धारित किया गया कि पूरे विश्व में जो सभी देश हैं वो अपने देश के लेवल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राज्य के स्तर पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना करें। इसी को फॉलो करते हुए भारत ने भी राष्ट्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत
और राज्य में प्रत्येक राज्य के अपने मानवाधिकार आयोग हैं। दिल्ली के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही काम करता है, राइट। तो ये संकल्प कब स्वीकार किया गया था? तो 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संकल्प को स्वीकार किया। और संकल्प नंबर, हालांकि एमपीपीएससी में संकल्प नंबर नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा जटिल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सिविल सर्विस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में इस संकल्प नंबर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संकल्प 48/134 किससे संबंधित है? तो कहेंगे 48/134 जो है संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों से संबंधित है, राइट। अब आगे चलते हैं। तो मानव अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी देती है और अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटीज हैं उनमें समाविष्ट करती है, और भारत में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय व्यक्ति के अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है। यानी अगर कानूनी रूप से अधिकारों की बात करें तो उसकी जो बात की गई वो की गई नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के सेक्शन 12 सबसेक्शन 1(1)(d) में ये बात की गई। तो धारा 12(1) में ये बात की गई। कौन से किन्हें मानव अधिकार माना जाएगा? वो अधिकार जिन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई, वे अधिकार जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से स्वीकार किया गया, और वे अधिकार जिन्हें न्यायालय ने अपने निर्णयों में मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया है। इन अधिकारों को मानव अधिकार के रूप में। अब हम इसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है? विजन और मिशन की बात कर रहे होंगे हम, यानी उद्देश्य क्या है इसका और लक्ष्य क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले भी बात कर चुके हैं हम कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वो संसद के द्वारा एक पारित अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया गया था। इसलिए यह एक वैधानिक संस्था, कानूनी संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था नहीं है। अधिनियम की धारा 12 में आयोग के कार्यों का उल्लेख है। तो पूछा जा सकता है कि अधिनियम की किस धारा में कार्य का उल्लेख है। हालांकि अधिनियमों को अब एमपीपीएससी के सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कार्य से संबंधित है, इसलिए आ सकता है। जो भारत में लोक सेवक हैं उनके द्वारा यदि किसी मानव अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या उल्लंघन का आरोप लगता है या वो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं और इसकी शिकायत आयोग से की जाती है, तो आयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कानूनों के तहत, संधियों के तहत उसकी जांच करेगा। इसके अतिरिक्त क्या करेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या करेगा? जो उसमें मानव अधिकारों से संबंधित जागरूकता पैदा करेगा, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों के शोषण होने पर, उनके उल्लंघन होने पर, उनके अधिकार छीने जाने पर वो अपनी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कर सकें। इसके साथ ही वो साक्षरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि साक्षरता ही ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार है इसके संबंध में। तो राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन एक अनूठी संस्था है। ये क्या कर देखिए, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अब आप इसकी संरचना की बात करने लगे। अध्यक्ष होता है देश का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राइट। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके जो व्यवस्था की गई उसकी हम बाद में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो अध्यक्ष है, पहले जो अध्यक्ष होता था वो होता था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राइट। पहले उसका मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य था, अब ये अनिवार्यता हटा दी गई है। यानी अब मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और जस्टिस भी हो सकता है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि वो मौजूद नहीं है तो जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, राइट। तो एक अध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। इसकी चर्चा हम बाद में भी कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नागरिक समाज के लिए, यानी सिविल सोसाइटी के लिए, नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, सदस्यों, वकीलों और कई देशों में राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधिमंडलियों की मेजबानी करता। मान लो कि मानवाधिकारों से संबंधित कोई कार्यक्रम हो रहा है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के सदस्य और अध्यक्ष वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक उपलब्धि हासिल की है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, उसकी हम चर्चा करेंगे, फिर कंपोजिशन की बात करेंगे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या उपलब्धि हासिल की है? इसने उपलब्धि हासिल की है कि ये स्टेटस प्राप्त किया है,
यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ए स्टेटस प्राप्त हुआ है एक्रीडेशन में, किसमें? ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंस्टीट्यूट है GANHRI। तो GANHRI इंस्टीट्यूट है, ये क्या है? ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट GANHRI। तो यहाँ पर लगातार 4th कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 years, यानी 4 बार 5 साल के टर्म के मामले में भारत ने ए स्टेटस प्राप्त किया। और उस समय के स्तर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन हुआ करते थे HL दत्तू। तो HL दत्तू चेयरपर्सन थे। उन्होंने जब स्टेटस SCA का स्टेटस के लिए प्रेजेंटेशन दिया था। हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना यानी कंपोजिशन यानी इसके संगठन को समझेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहले भी बताया, एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य होते हैं। कुल मिला के इसमें सदस्यों की संख्या होती 13। एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य, कुल मिला के 13 सदस्य होते हैं। अगर पूछे सदस्यों की संख्या कितनी है तो 12, अध्यक्ष सदस्यों की संख्या कितनी है 13, कुल सदस्य कितने होते हैं तो 13, राइट। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य हैं। तो श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन अध्यक्ष? श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, राइट। अगर आपसे पूछे कि पहला अध्यक्ष कौन था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, तो रंगनाथ मिश्रा। तो आपको याद होना चाहिए रंगनाथ मिश्रा। तो रंगनाथ मिश्रा जी चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सदस्यों की। तो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत सदस्य, न्यायमूर्ति महेश मित्तल सदस्य, श्रीमती ज्योतिका कालरा सदस्य, डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुलय सदस्य, श्री राजीव जैन सदस्य, श्री आतिफ रशीद उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो आपको ये बात समझना है कि जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य होते हैं, जैसे ST आयोग, SC आयोग, OBC आयोग हैं, महिला आयोग और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आयोग, दिव्यांगों की सुरक्षा से संबंधित आयोग, जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में होते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की संख्या 13 हो जाती है। कौन कौन शामिल है इसमें, इसे समझिए। श्री आतिफ रशीद उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पदेन सदस्य के रूप में। इसके अलावा डॉक्टर रामशंकर कटारिया अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नंद कुमार साईं अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो जाति आयोग भी शामिल है, जनजाति आयोग भी शामिल है, अल्पसंख्यक आयोग भी शामिल है। पदेन सदस्य के रूप में रहेंगे, एक्स ऑफिसो मेंबर के रूप में रहेंगे। इन सभी आयोगों के अध्यक्ष जो है सदस्य के रूप में रहेंगे श्री यानी सुश्री रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं यहाँ पर पदेन सदस्य के रूप में, राइट। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा हैं सुश्री सुतोत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ये वैधानिक पूर्ण आयोग विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में होते हैं, स्पेशल इन्वाइटेड के रूप में होते हैं। यानी प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट एक्ट जो कि 2005 में पारित किया गया था। डॉक्टर भगवान लाल साहनी अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहाँ पर आपको इन आयोग के अध्यक्षों के नाम भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भगवान लाल साहनी ये पदेन सदस्य के रूप में। विकलांग व्यक्तियों के लिए कमीशन होता है जिसे बोलते हैं चीफ कमिश्नर, यानी चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज। तो इसके सदस्य जो होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कमिश्नर जो होते हैं चीफ कमिश्नर, वो सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। कुल मिला के आपने जो चीज़ देखी
कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल मिला के एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य होते हैं, इनकी संख्या होती है 13। इसमें आपको एक चीज़ जानने की है कि जितने भी कमीशन हैं उनके अध्यक्ष यहाँ पर सदस्य के रूप में होते हैं। और क्या होता है इसमें, चीफ जस्टिस या फिर भारत का कोई पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष के रूप में होता है, और 2 सुप्रीम कोर्ट के और न्यायाधीश रहते हैं, और 1 हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश हो सकता है। तो 4 इसमें न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा सदस्य रहेंगे, 2 इसमें एक्सपर्ट रहेंगे ह्यूमन राइट कमीशन के, और 1 महिला अवसर रहेगी। आपने देखा इसमें 1 महिला शामिल है। कौन सी है? वो महिला है रेखा शर्मा, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ज्योतिका कालेरा भी है, श्रीमती ज्योतिका कालेरा। यानी महिलाओं की संख्या जो है 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 1 महिला का होना अनिवार्य है। राइट। अब हम देखेंगे कि 2019 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्या संशोधन किए गए। तो अब हम भारत सरकार के ऑफिशियल गजट में आ चुके हैं। गजट क्या होता है? भारत का एक राजपत्र होता है जिसके माध्यम से भारत सरकार जो है अपना जो भी संशोधन करती है किसी अधिनियम में, उसके माध्यम से घोषणा करती है। जैसे कि कॉलेज में एग्ज़ाम होने हैं तो उसकी एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ऐसी भारत सरकार किसी भी अधिनियम को जब भी लागू करती है तो गजट के माध्यम से करती है। ऐसे भी कई अधिकारी होते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से की जाती है। तो गजट ऑफ इंडिया, राइट। तो गजट ऑफ इंडिया, अब इसमें कब संशोधन हुआ तो आप ये समझिए। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ 2019 में। इसका नाम क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स अमेंडमेंट, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019। एन एक्ट टू अमेंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। यानी इस एक्ट ने किसको संशोधित किया? तो कहेंगे इस एक्ट ने जो है 1993 की ह्यूमन राइट एक्ट को संशोधित किया। तो वर्तमान संशोधन कब हुआ? 2019 में। किसमें संशोधन किया? तो कहेंगे 1999 के, यानी 1993 के एक्ट में संशोधन किया गया। ये कब किया गया? तो कहेंगे देश की आज़ादी के 70 ईयर 70 साल पर ये संशोधन किया गया। अब क्या संशोधन था इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो संशोधन थे उसका अब हम डिटेल से अध्ययन कर रहे होंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, हैंग हो गया। देखिए, पहला संशोधन जो किया गया अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 6। तो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया गया। आपको सेक्शन याद नहीं रखना क्योंकि अब जो है धाराओं से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आपको सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं। अमेंडमेंट क्या था? पहले क्या होता था, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका कार्यकाल कितना होता था? उसका कार्यकाल होता था पहले 5 वर्ष, राइट, 65 वर्ष, यानी 5 साल टेन्योर होता था और अधिकतम 65 वर्ष होता था। अब संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? अब संशोधन के द्वारा व्यवस्था कर दी गई कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी कि मिनिमम कार्यकाल कितना है? मिनिमम कार्यकाल है तुम्हारा 3 वर्ष, और कह सकते हैं यदि उम्र आपकी 70 वर्ष हो जाती तो आप रिटायर हो सकते थे, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। संशोधन यही किया गया। तो संशोधन क्या देखिए, फॉर द वर्ड 5 years द वर्ड्स 3 years शैल बी सब्स्टिट्यूट। यानी कि जहाँ 5 साल टर्म था अब उससे सब्स्टिट्यूट करके घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया है, राइट। देखिए, दूसरा संशोधन क्या होगा? पहला संशोधन ये था, दूसरा होगा सेक्शन 21 में। पहला संशोधन सेक्शन 6 में था, आपको सेक्शन याद नहीं रखना है। संशोधन क्या था? 5 साल से कार्यकाल घटाकर 3 साल कर दिया गया, और अधिकतम उम्र सीमा जो 65 वर्ष थी उससे घटा करके 70 वर्ष कर दी गई। दूसरा अमेंडमेंट कहाँ किया गया? दूसरा अमेंडमेंट यहाँ किया गया कि पहले जो चीफ जस्टिस था, पहले जो चीफ जस्टिस था, केवल चीफ जस्टिस ही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता था। अब चीफ जस्टिस शब्द को ओमिटेट करके हटा करके उसके स्थान पर रख दिया गया चीफ जस्टिस और अ जज। यानी कि चीफ जस्टिस हो सकता है, यदि चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है
तब उसके बाद कोई भी जज जो मौजूद है उसे भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यानी अब चीफ जस्टिस होना अनिवार्य नहीं, पहले चीफ जस्टिस होना अनिवार्य था। इसलिए क्या हुआ था कि एच.एल. दत्तू के रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद कई दिनों तक खाली बना रहा, कई महीनों तक खाली बना रहा। कारण क्या था? कारण स्पष्ट था कि उस समय कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस मौजूद नहीं था जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद को टेक ओवर कर सके। इसलिए लिख दिया कि चीफ जस्टिस ना हो तो किसी भी जज को, किसी भी जज का मतलब हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा जो अन्य जज हैं उन्हें भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो ये संशोधन थे जिसे गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से भारत सरकार ने लागू किया। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है कानून का फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हुए लेटेस्ट संशोधन को समझ लिया है। मेरी आशा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।